आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के 9वें सोपान जो क्रिया विचार है उस भाग को हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम क्रिया 9वें सोपान को जो क्रिया विचार है मुख्य मुख्य पॉइंट जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कम समय में अधिक से अधिक आप कैसे तैयारी कर सकें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका एक व्याकरण ग्रंथ है जो आप अच्छे से उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं कम समय में, उसी की महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम एक एक पॉइंट पर आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते डूब जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब फिर लाइक कर लें, फिर हम लोग आगे के प्रोसेस करेंगे। तो आइए हम लोग स्लाइड के ऊपर चलते हैं। 9वें सोपान का जो क्रिया विचार है, पहला पॉइंट है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य के प्रधान दो मूल तत्वों में एक क्रिया भी है। एक क्रिया भी, जो वाक्य के प्रधान दो मूल तत्वों में एक क्रिया भी है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं हो सकता, बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं हो सकता। क्रिया, धातु के अर्थ को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? धातु के अर्थ को क्रिया कहते हैं। एक प्रकार दूसरी प्रकार से आप देख लें क्रिया की परिभाषा, तो क्रिया धातु के अर्थ को क्रिया कहते हैं। क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ ले धातु किसे कहते हैं, तो क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। संस्कृत की दूसरी परिभाषा धातु का देखें तो शब्दस्य स्वरूपम धातु, जो शब्द के स्वरूप को धारण करता है उसे हम धातु कहते हैं। शब्दस्य स्वरूपम धातु, जो शब्द के स्वरूप को धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से धातु शब्द का अर्थ शब्द योनि है। व्याकरण की दृष्टि से धातु शब्द का अर्थ शब्द योनि, ये सब आपके संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में लिखा गया, उसी का सार जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात जिससे शब्दों की व्युत्पत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु पाठ में कुल 1880 धातुओं की गणना की गई है। धातु पाठ में कुल कितने धातुओं की गणना की गई है? 1880 धातुओं की गणना की गई है। तीसरा पॉइंट देखें, धातुओं में तिंग प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती। धातुओं में तिंग प्रत्यय जोड़ करके क्रियाएं बनाई जाती हैं। चौथा पॉइंट, धातुएं 10 विभागों में विभक्त हैं। धातुएं 10 विभागों में विभक्त है। जितनी भी आपको धातुएं हैं, जो 1880 धातुएं आपको प्राप्त हो रही हैं, यह 1880 धातुएं 10 विभागों में विभक्त हैं। इनको हम गण कहते हैं। जो विभाग किया जाता है धातुओं का उसे हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गण का अर्थ होता है समूह। गण का अर्थ क्या होता है? समूह। जैसे कि जानते हैं भवाद्यादि ज्योत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश रुदादिश तनादि क्री चतुरादयः। इस प्रकार से देखें तो पूरा के पूरा 10 विभाग हैं, जो 10 गण हैं, आपको हमने एक श्लोक के माध्यम से बता दिया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आप लोग चर्चा करेंगे। जो 10 गण आपको हमने गिनाया वो 10 गण हैं। भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण। तो देखिए, तो ये 10 गण आपको इंपॉर्टेंट हैं। 10 गण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धातु में पूछी जाती है, जो 5 लकार के रूप में पूछे जाते हैं। छठवां प्रश्न है, छठवां पॉइंट है रूप की सुगमता के आधार पर। रूप के, जो किसका? धातु रूप की सुगमता के आधार पर धातुओं का विभाग 3 भागों में किया जाता है। 3 भागों में किया जाता है, सेट, वेट और अनिट। सेट, वेट और अनिट। सेट हो गया, वेट हो गया और अनिट हो गया। सेट का अर्थ है ईट सहित। सेट का अर्थ है ईट सहित, अर्थात जिनके रूपों में धातु और अर्धातु प्रत्यय के बीच में एक ई का हो जाना। सेट का अर्थ है ईट सहित, अर्थात जिनके रूपों में धातु और अर्धातु प्रत्यय के बीच में एक ई का हो जाना, एक ई का हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। वेट क्या कहते हैं? विभाग, वेट विभाग में वे धातुएं आते हैं जिनके उपरांत ई विकल्प से लगता है। एक पक्ष में भी लगेगा, एक पक्ष में नहीं लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। वा प्लस इट, वा का तात्पर्य विकल्प और इट का आगम हो जाना। सेट का कि सु प्लस इट, सु में सुगमता से, सरलता से। अनिट विभाग में वे हैं जिनमें इट नहीं लगता है। वे धातुएं हैं जहां पर इट नहीं लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिट कहते हैं। जहां पर न इट, जहां पे इट का प्रयोग नहीं होता है। 7वां पॉइंट देखें, सकारात्मक धातुओं के रूपों के साथ
किसी कर्म की आकांक्षा रहती है। सकर्मक धातुओं के रूपों के साथ किसी कर्म की आकांक्षा रहती है, अकर्मक धातुओं के रूपों के साथ नहीं। अकर्मक धातुओं के रूपों के साथ नहीं रहता है। किसका? सकर्मक धातुओं के रूपों के साथ किसी भी कर्म की आकांक्षा रहती है, अकर्मक धातुओं के रूपों के साथ नहीं रहती है। 8वां पॉइंट देखें, धातु 3 प्रकार की। धातुएं कितने प्रकार के? 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। आत्मनेपद को देखें पहले। जो धातुएं अनुदाते तथा गीत होती हैं, जो अनुदात होती हैं, जो गीत होती है जिसकी ग इत संज्ञा होती है, उनसे, और स्वरितेत एवं ईत जो स्वरित हैं और ईत हैं धातुएं जिनसे क्रियाफल कर्ता को मिलने वाला हो, जिनसे क्रियाफल कर्ता को मिलने वाला हो तो आत्मनेपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आत्मनेपद। जिनसे क्रियाफल कर्ता को मिलने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मनेपद कहते हैं। परस्मैपद, आत्मनेपद धातुओं को छोड़कर जितने भी आत्मनेपद की धातुएं हैं उन्हें छोड़ करके शेष धातुएं से कर्ता अर्थ में, किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में परस्मैपद होता है। कर्ता अर्थ में परस्मैपद होता है। तो यहाँ पर आपको हम परस्मैपद एवं आत्मनेपद के कुछ प्रत्यय हैं उसको गिना देते हैं, क्योंकि प्रत्यय है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पूछा जाता है। तो आपको परस्मैपद के पहले प्रत्यय हम गिनाएंगे। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन भी हैं। तो आपको सब मालूम हो गया। और परस्मैपद, तो आइए हम परस्मैपद की बात करते हैं। तो प्रथम पुरुष में तिप तज झी, मध्यम पुरुष में सिप थस थस, उत्तम पुरुष में मिप वस मस। और आत्मनेपद की बात करें तो आत्मनेपद में भी 3 पुरुष 3 वचन हैं। तो उसका रूप चलेगा त आताम झ, थास आयाम ध्वम, इट वही महिंग। ये आपको जो परस्मैपद और आत्मनेपद के प्रत्यय हैं उसको हम स्मरण करा दिए हैं। एक एक प्रत्यय बहुत ही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता, आप इसे देख लेंगे। 9वां पॉइंट है, धातु 2 प्रकार की होती है, एक औपदेशिक धातु, एक अधिदेशिक धातु। औपदेशिक और अधिदेशिक धातु दोनों धातुएं इंपॉर्टेंट है, इससे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखें कि औपदेशिक धातु क्या है। पाणिनि धातु में पढ़े गए 1930 धातुएं, पाणिनि धातु पाठ में पढ़े गए 1930 धातुएं हैं, इसे औपदेशिक धातु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे औपदेशिक धातु कहते हैं। मित्रों, यदि पाणिनि धातु पाठ से पूछेगा तब आपको 1930 धातुएं मानना है। कितना मानना है? 1930 धातुएं मानना। इसे औपदेशिक धातु कहते हैं। जिसकी भुआदयो धातवः, जिसके भुआदयो धातव से धातु संज्ञा होती है। भुआदयो धातव से इसकी धातु संज्ञा होती है। अतिदेशिक धातु सन, क्यच, काम्यच, क्यस, क्यंग, क्विप, ऋच, विंग, यंग, यक, आप, यंग। ये 12 प्रत्यय सनादि हैं। ये 12 प्रत्यय सनाद हैं जिसकी सनाद्यंता धातव सूत्र से धातु संज्ञा होती है। आप जान लें, वहाँ भुआदयो धातव से औपदेशिक जितने धातुएं हैं भुआदयो धातव से, और इसके बाद जो अधिदेशिक हैं सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा होती है। 10वां पॉइंट, क्यंग, क्यस, काम्यच, क्विप प्रत्यय सिर्फ प्रातिपदिक से लगते हैं, सिर्फ प्रातिपदिक से लगते हैं। सन, यंग, आप, यंग सिर्फ धातु से प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, धातु से प्रयोग होते हैं। 11 देखें, विंग और ऋच प्रत्यय धातु प्रातिपदिक से प्रयोग किए जाते हैं, दोनों से। विंग और ऋच 2 प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु और प्रातिपदिक दोनों से प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने प्रत्यय हैं जो धातु और प्रातिपदिक से लगते हैं, तो 2 प्रत्यय हैं। विंग और ऋच ये 2 प्रत्यय धातु और प्रातिपदिक से लगते हैं। पूछ दिया कि ऋच प्रत्यय किससे प्रयोग किया जाता है, धातु से कि प्रातिपदिक से? तो आप जान लें कि धातु और प्रातिपदिक दोनों से प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। जो यहाँ पर हम आपको औपदेशिक और अतिदेशिक बता रहे हैं, बहुत परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से लगभग क्वेश्चन किए जाते हैं और बच्चे सर्व गलत करके चले आते हैं। परमा पॉइंट देखें, मूल धातुओं से भिन्न भिन्न, मूल धातुओं से भिन्न भिन्न काल तथा वृत्तियों, अवस्थाओं, अर्थों के लिए भिन्न भिन्न 10 लकार होता है। मूल धातुओं से भिन्न
भिन्न काल तथा वृत्तियों अवस्थाओं का अर्थों के लिए भिन्न भिन्न 10 लकार होता है। पहला लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार परोक्ष भूत, लुट अनद्यतन भविष्यत, लिट लकार सामान्य भविष्यत काल, लिंग लकार के दो भेद विधिलिंग और आश्रयलिंग, लोट लकार अज्ञात, लंग लकार अनद्यतन भूत, लुंग लकार आसन भूतकाल, लुट लकार अनद्यतन भविष्यत, लेट लकार यह आपको केवल वैदिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। आप देख लें कि यह 10 लकार परीक्षा के लिए पूछ लेता है कि संस्कृत में कुल कितने लकार हैं, तो आपको 10 लकार मानना है। कितने लकार मानना है? 10 लकार मानना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में भले न रखा गया हो, लेकिन पूरी जो लकारों की जो संख्या है वो कितने हैं? 10 हैं। तेरह पॉइंट देखें, लेट लकार। लेट लकार यह केवल वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। लेट लकार कहाँ प्रयोग होता है? यह केवल वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। लेट लकार, लेट का अर्थ है लेट लकार के यह केवल वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। लेट का अर्थ है शर्त लगाना, आशंका करना, आदेश देना। लेट का अर्थ है शर्त लगाना, आशंका और आदेश। 14 संस्कृत भाषा में लकारों के स्थान पर आदेश के रूप में होने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में लकारों के स्थान पर आदेश रूप में होने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, प्रश्मय पद और आत्मनेय पद। प्रश्मय पद का सीधा अर्थ होता है वह पद जो दूसरों के लिए हो। प्रश्मय पद का सीधा अर्थ है वह पद जो दूसरों के लिए हो, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका फल दूसरे के लिए हो, उसे प्रश्मय पद कहते हैं। जैसे सह व पति। आत्मनेय पद का अर्थ है वह पद जो अपने के लिए हो, जैसे सह वपते, 15 पॉइंट देखें। 3 भूतकाल संस्कृत में भूतकाल की संख्या का बोध कराने के लिए 3 काल होता है, अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत और सामान्य भूत। अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत और सामान्य भूत। 16वां पॉइंट देखें तो 10 लकारों में से वर्तमान, आज्ञा, विधि, अनद्यतन भूत को सार्वधातुक कहते हैं। 10 लकारों में से वर्तमान, आज्ञा, विधि और अनद्यतन भू, ये जो आपको 4 दिया गया है, को सार धातु कहते हैं, और शेष को हम आर धातु कहते हैं। शेष को क्या कहते हैं? हम आर धातु। जो शेष लकार बच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आर धातु कहते हैं। 10 लकारों में से वर्तमान, आज्ञा, विधि, अनद्यतन को सार धातु कहते हैं और शेष को आर धातु कहते हैं। 17 देखें। आप जो पूर्व में गणों की जब हम लोग ने चर्चा कर लिया था, गणों के बाद 10 गण आपके यहाँ सामने रखा जा रहा है। 10 गण में पहला भवादि गण। भवादि गण की प्रथम धातु भू है, इसलिए इस गण का नाम पड़ा। 10 गणों में यह मुख्य प्रमुख है। धातु पाठ में इसकी संख्या 10,035 है। इस गण की धातुओं में अंतर सब जोड़ा जाता है। इस गण की धातुओं प्रत्यय के बीच में सब विकरण जोड़ा जाता है। अदादिगण। दूसरा अदादिगण। इस गण के आदि में अद धातु है। धातु पाठ में इस गण की 72 धातुएं हैं। देखिए जितनी भी धातुएं हैं यहाँ पे कुल कितनी धातुएं? 72 धातुएं हैं। अदादि गण में धातु और प्रत्यय के बीच में सप नहीं लगता है। इस गण के आदि में अधातु है। धातु पाठ में इस गण की 72 धातुएं हैं। अदादि गण में धातु और प्रत्यय के बीच में सप नहीं लगता। तीसरा देखें, ज्योत्यादि गण। इस गण की प्रमुख धातु हु है। इस गण की गड़ा हो गया मित्रों, गण होगा। इस गण की प्रथम धातु हु है। इस गण में 24 धातुएं हैं। इस गण में धातु और प्रत्यय के बीच में कुछ नहीं जोड़ा जाता। इस गण में धातु का द्वित्व होता है श्लौ सूत्र से। किस सूत्र से? श्लौ। तो मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गण की धातुओं को द्वित्व होता है। तो आप जान लें कि ज्योत्यादि गण है, इस गण की धातु को द्वित्व होता है। किस सूत्र से? श्लौ सूत्र से। आप इसे ध्यान लें। और
किसी गण में कितने धातु है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। आप इसके भी हमेशा ध्यान लेंगे कि किस गण में कितनी धातुएं प्रयोग की गई हैं। चौथा देखें द्विवादिगण। चौथा क्या है? द्विवादिगण। द्विवादिगण, इस गण की प्रथम धातु द्यू है। इस गण में 140 धातुएं हैं। इस गण की धातु और प्रत्यय के बीच में स्यन जोड़ा जाता है, स्यन प्रत्यय जोड़ा जाता है। स्यन विकरण, प्रत्यय विकरण होता है, धातुओं और प्रत्ययों के बीच में स्यन विकरण जोड़ा जाता है। किससे? द्विवादिभ्य स्यन सूत्र है। पांचवा देखें स्वादिगण। इस गण के आदि में सु धातु है। धातु पाठ में इस गण की 35 धातुएं हैं। स्वादि गण में धातु और प्रत्यय के बीच में स्नु विकरण लगता है। कौन सा विकरण लगता है? स्नु विकरण लगता है। किस सूत्र से? स्वादिभ्य स्नु सूत्र से, स्वादिभ्य स्नु से। तुदादिगण। तुदादिगण, इस गण की प्रथम धातु तुद है। इस गण में कुल 157 धातुएं हैं। इस गण में धातु प्रत्यय के बीच में स जोड़ा जाता है। किस सूत्र से? तुदादिभ्य स, तुदादिभ्य स सूत्र से स जोड़ा जाता है। धातु प्रत्यय के बीच में स विकरण जोड़ा जाता है। सातवां देखें रुदादिगण। सातवां क्या है? रुदादिगण। इस गण की प्रमुख जो प्रथम धातु है रुद, इस गण के प्रथम जो धातु है वो क्या है? रुद है। इस गण में कुल 25 धातुएं, इस गण में कुल कितने हैं? 25 धातुएं हैं। इस गण की धातुओं और प्रत्यय के बीच में स्नम विकरण जोड़ा जाता है। धातु प्रत्यय के बीच में स्नम विकरण जोड़ा जाता है। किस सूत्र से? रुदादिभ्य स्नम। आठवां है तनादिगण। कौन है? तनादिगण। इस गण के आदि में तन धातु है। इस गण के आदि में कौन सी धातु है? तन धातु है। तनादिगण में धातु प्रत्यय के बीच में ऊ लगता है। तनादिगण में धातु प्रत्यय के बीच में ऊ लगता है। तनादिकृभ्यः ऊ। नवा देखें क्रियादिगण। इस गण की प्रथम धातु क्री है। इस गण की प्रथम धातु क्या है? क्री है। इस गण में 61 धातुएं, इस गण में कुल कितने धातुएं? 61 धातुएं हैं। इस गण में धातु और प्रत्यय के बीच में स्ना जोड़ा जाता है। 61 धातुएं हैं। इस गण में धातु और प्रत्यय के बीच में स्ना जोड़ा जाता है। क्रियादिभ्यो स्ना, क्रियादिभ्यो स्ना। दसवां है चुरादिगण। दसवां क्या है? चुरादिगण। इस गण की प्रथम धातु चूर है। इस गण में 411 धातुएं हैं। इस गण की धातुओं और प्रत्यय के बीच में स्वार्थ में, प्रत्यय के बीच में स्वार्थ में, स्वार्थ में ऋच प्रत्यय, ऋच का अय जोड़ा जाता है। ऋच प्रत्यय, ऋच का अय जोड़ा जाता है। मित्रों, यहाँ पर हम आपको नवम सोपान का क्रिया विचार का एक एक पॉइंट लेकर के हम आपके सामने रख दिए हैं। जो भी प्रश्न सभी यहाँ पर एक एक पॉइंट सब परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे देख लेंगे। गण में कौन सी जो गण की बात आती है तो गण में कौन सा धातु है, कौन सा कितने धातुएं हैं, कौन सा प्रत्यय लगता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर देख लें। धातुओं के प्रत्यय देख लेंगे, कौन सा विकर्ण लगता है, कहाँ पे लगता है, किस गण में लगता है, कौन सा विकर्ण लगता है, इन सब पॉइंट को आप ध्यान से देख लें। जो हर पॉइंट यहाँ पे आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी धन्यवाद।